मैं डॉक्टर प्रीति कुमार, चेयरपर्सन सेफ मदरहुड कमेटी फॉक्सी से आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। ये पैरामेडिकल वेबिनार्स सिर्फ आपके लिए बनाए गए हैं, जिनका पूरा मेन उद्देश्य है कि आपको हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन और सेफ मदरहुड प्रैक्टिसेस के बारे में बताएं। हमारे 2 मॉड्यूल्स हो चुके हैं और उसमें हमें बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। आज भी सुबह से मेरे पास बहुत सारे फोन्स और मैसेजेस आए हैं कि मुझे इस प्रोग्राम से जुड़ना है और मुझे आपके साथ सीखना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पैरामेडिक्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर अल्पेश गांधी जी को, जिन्होंने मुझे ये डोर सौंपी है कि मैं आप तक पहुंच पाऊं। और मेरा ये पूरा प्रयास है कि सेफ मदरहुड कमेटी फॉक्सी और जेपाइगो, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों लोग आपके लिए यहाँ पर सारी चीजें बताने के लिए मौजूद हैं। 2 मॉड्यूल्स हम लोग कर चुके हैं और पिछले मॉड्यूल में मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। पहला ये कि डिजीज ट्रांसमिशन साइकिल से आप क्या समझते हैं, दूसरा आप ब्लीचिंग सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। इसके जवाब मैंने अपने फोन पर मांगे थे और बहुत सारे जवाब हमें मिले हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे फोन पे आए थे और बहुत सारे जवाब मिले हैं। लेकिन 2 विजेता जो हैं उनके नाम मैं घोषित करना चाहती हूँ। मिस मधु, नायती हॉस्पिटल, जिनका नंबर है 9738892465। बहुत बहुत मुबारक हो, आपका सवाल सबसे पहले आपका जवाब आया था और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया था। डिजीज ट्रांसमिशन साइकिल से हम क्या समझते हैं और ब्लीचिंग सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज भी आप इसी तरह से सारा प्रोग्राम मॉड्यूल सुनिए और इसके एंड में हम फिर आपसे 2 सवाल पूछेंगे जिसके जवाब आपको देने होंगे। इस बार मैं आपको 5 नंबर्स दे रही हूँ जिसमें आप लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर्स भेज सकते हैं, क्योंकि मेरा फोन इतने सारे जवाब लेने के बाद काफी ओवरलोडेड हो गया है। तो इसलिए मैंने इस बार आपको 5 नंबर्स, अभी दिनेश जी आपको बताएंगे, वो नंबर्स आप सेव कर लीजिएगा। उस पर आप इन सवालों के जवाब दीजिएगा जो इस मॉड्यूल के बाद दिए जाएंगे। तो पहली विजेता है मिस मधु, नैती हॉस्पिटल। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू एंड योर सेंटर ऑफ कोर्स। दूसरा जवाब एक नंबर से आया था, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम है, लेकिन मैं नंबर रीड आउट कर रही हूँ, 7985389941। आप लोग अब जब भी जवाब दीजिए अपना नाम और किस सेंटर से हैं, कहाँ से हैं, ये जरूर मेंशन करिए, नहीं तो हम लोग आपका नाम नहीं बता पाएंगे। एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ कि इस बार जो लिंक मिला है आप लोगों को, ये लिंक अब हमारे आगे के 9 वेबिनार्स में रहेगा। अब ये लिंक नहीं चेंज होगा, इसी लिंक से आप लॉग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल हमारा एंटीनेटल केयर पे है कि जैसे हम गर्भवती महिलाओं को क्या क्या समझाएं और कैसे देखें। ये हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल सैटरडे को होगा 3 बजे। तो एक बार फिर सुन लीजिए, जिन लोगों को लिंक आज मिला है, जो लोग जुड़े हैं आज लिंक से, वो लिंक आप सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को बता दीजिए, अपने साथियों को बता दीजिए। जितने लोग इस प्रोग्राम से जुड़ेंगे वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछली बार के 2 मॉड्यूल्स का बहुत एप्रिसिएशन हुआ है। हमारी टीचर डॉक्टर चंद्रावती जी एंड डॉक्टर फागुन शाह जी ने 2 मॉड्यूल्स लिए हैं और इसका फीडबैक मेरे पास बहुत अच्छा आया है और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है। कोशिश रहेगी कि ये मॉड्यूल्स खत्म होने के बाद मैं आपके साथ प्रैक्टिकल वर्कशॉप भी करूं। ये सब डिपेंड करता है कि कोरोना का समय कब खत्म होगा, जिससे मैं आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दे पाऊं। आज हमारे बीच आपको जानना जरूरी है कि बहुत से टीचर्स मेरे जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर चंद्रावती जी, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा सर, डॉक्टर लीला व्यास। ये सब फॉक्सी से के बड़े लीडर्स हैं जो आपके लिए इस मुहिम में खड़े हैं। अब कोशिश ये है कि आपको हमारे पास आना होगा। मैंने बहुत प्रयास किया है आप लोगों के तक पहुंचने का, अब मैं ये जिम्मेदारी आप लोगों को देती हूँ कि आप ये इंफॉर्मेशन सब अपने दोस्तों को पहुंचाएं, जिससे हमारे आगे के 9 मॉड्यूल्स में आप सब जुड़े रहें। हमारे साथ आज 2 लीडर्स हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर संजय गुप्ते जी का। गुप्ते जी मेरे मेंटर हैं, फॉक्सी के प्रेसिडेंट हैं, रहे हैं और इन्होंने बहुत सारा काम पैरामेडिक्स के लिए किया है और अभी भी जुड़े हैं।
हमारा प्रोग्राम मान्यता फॉक्सी से चल रहा है, जिसका मेन उद्देश्य है पैरामेडिक्स को क्वालिटी केयर के लिए ट्रेन करना, और महाराष्ट्र में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। तो डॉक्टर संजय गुप्ते जी को मैं धन्यवाद दूंगी कि आज वो इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ बात करेंगे, कुछ सुझाव देंगे, आपको कुछ सलाह देंगे। उनका समय बहुत अमूल्य है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपके लिए आज ये 5 मिनट निकाले हैं कि ये आपसे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं संजय गुप्ते सर को बुलाऊं, मैं इंट्रोडक्शन दूंगी डॉक्टर दिनेश जी का भी। डॉक्टर दिनेश जी जपाइगो के स्टेट लीड हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, और ये भी पैरामेडिक ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं, और आज ये फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय गुप्ते जी का स्वागत करूंगी कि सर आप प्लीज हमारे साथ जितने भी पैरामेडिक्स आज जुड़े हुए हैं उनको संबोधित करें। आई वेलकम डॉक्टर संजय गुप्ते सर to address the paramedics who are joined on this webinar. Thank you, sir. धन्यवाद प्रीति जी। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रीति जी, जो सुरक्षित मातृत्व समिति के अध्यक्षा है, और डॉक्टर अल्पेश गांधी, जो फॉक्सी के अध्यक्ष है, इन दोनों को इस महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू करने के लिए बधाई देता हूं, क्योंकि ये कोर्स पैरामेडिक्स के लिए है और वो भी डिजिटल माध्यम से आप ने अरेंज किया है, और वो जगह जगह इतने अच्छी तरह से उसका स्वागत हो रहा है और लोग उसमें से बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात रहेगी हम सबके लिए। प्रीति जी को श्रीमती चंद्रावती मैडम, जो उनकी टीचर है, उनका हमेशा आशीर्वाद उपलब्ध है, और जो हम सबके लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तिमत्व है। ये दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट कोर्स में सहभाग ले रहे हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, और हमारे पेशेंट्स जो कि माता बालक है, उनके लिए भी बहुत सारी उपलब्धियां लाएगा। इस ट्रेनिंग के बाद आप जो अपने पेशेंट्स को सेवा देते हो, उसकी गुणवत्ता में जरूर सुधार हो जाएगा। स्वास्थ्य देखभाल में गुणवत्तापूर्वक सेवाएं हमेशा महत्वपूर्ण रहती ही है, लेकिन इन सेवाओं को जब हम सावधानी, करुणा और आदर के साथ पेश करते हैं, तब हमारे पेशेंट्स और भी संतुष्ट हो जाते हैं। इस कोर्स के और वेबिनार के माध्यम से आपको मरीजों के इलाज और उनकी कॉम्प्लिकेशंस और जटिलताओं के से बचने के लिए उचित तरीके सिखाए जाएंगे और सीखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ हम भी साइंटिफिक ट्रीटमेंट देते हैं तो यही बात सिर्फ सही नहीं रहती पेशेंट के लिए। वो तो देना ही पड़ता है और देना ही सही है, लेकिन वास्तव में हर हमारे जो मरीज है, हमारे माता बालक है, इन सबको हैप्पी करना, समाधानी करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात रहती है, वो हम कभी ना भूले। अच्छा उपचार एक ऐसी चीज है जिसे हमने जरूर सीखना चाहिए और पेशेंट के लिए उपलब्ध करना चाहिए। लेकिन यदि हम करुणा, सहानुभूति के साथ इस उपचार को देते हैं तो वह बहुत अधिक प्रशंसनीय है, क्योंकि ये न केवल दवाएं हैं जो रोगी को ठीक करती है, बल्कि डॉक्टर या नर्स में विश्वास और श्रद्धा है जो रोगी को तेजी से ठीक करने में मदद करती है। कभी कभी वास्तविक ये है कि दवाओं की तुलना में ये श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी रहता है। और आज के दिनों में जब ये कोरोना पैंडेमिक चालू है, जिसके लिए वैसे कहे तो हमारे पास कोई अच्छी और परिणामकारक दवा नहीं है, तो ये बात ज्यादा महत्व है कि हम पेशेंट से कैसे पेश आते हैं, हम कैसी श्रद्धा निर्माण करते हैं, कैसे उनमें आत्मविश्वास निर्माण करते हैं, तो ठीक होने के लिए और सारी मदद हो जाएगी। आज के पैंडेमिक में पहली बात ये तो जरूरी है कि हमने खुद का ये पैंडेमिक से, इन्फेक्शन से बचाव करना सीखना चाहिए। और अगली बात यह है कि आपने ये अपने मरीज को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए।
और आदि और समय आ गए तो डर के बिना हमें इसका सामना करना है और हमारे पेशेंट्स को अच्छी तरह से बचाना है। ये सब कैसे करने का है, अपनी फैसिलिटी ये सब बातों के लिए कैसे तैयार रखने की है, आपने क्या केयर लेने की है, ये सब बातें आप सीखेंगे। और ये बात सीखने के लिए हमसे बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति जुड़े हैं, डॉक्टर दिनेश फ्रॉम जपायगो, और उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं और उनको भी बहुत बधाई देता हूं। फॉक्सी ने ये जो मान्यता कार्यक्रम शुरू किया है, इसमें 16 विभिन्न स्किल ग्रुप्स बताए गए हैं जिन्हें कौशल मानक भी कहा जाता है। अगर हम इन कौशलों को पालन करते हैं तो हमारी माताएं और उनके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे और हम कई बार इनकी जान बचाने में भी सफल हो जाएंगे। लेकिन यह केवल डॉक्टरों के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, और यही कारण है कि आप सभी के लिए इस सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से स्किल्स सीखना और आत्मसात करना जरूरी है। ये न केवल हमारे और हमारे माताओं के लिए बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और इसके लिए फॉक्सी में हम इसको बहुत अहम मानते हैं। ये एक पवित्र कार्य समझ के करना चाहिए। इसके लिए ये सब आपके लिए तैयार करने के लिए फिर से मैं प्रीति जी को बहुत बधाई देता हूं, और इसमें सफल होने के लिए मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस के बाद अगले जो मॉड्यूल्स होने वाले हैं वो सुरक्षित मातृत्व से ही रिलेटेड हैं। गर्भवती महिलाओं को कैसे सुरक्षित बनाएं, अगर महिलाएं डिलीवरी के लिए पहुंच रही हैं तो उन सेंटर्स पे कैसे कैसे सुविधा उपलब्ध कराएं और उनको ट्रेनिंग दें कि जितनी भी जटिल समस्याएं माताओं में होती हैं वो सब जल्दी ट्रीट हो पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पैरामेडिकल्स जो हमारे सहयोगी हैं, अहम सहयोगी हैं, उनके बिना हम कोई भी एक अच्छा इलाज किसी भी मरीज को नहीं दे सकते। तो उनको ट्रेन करना, उनको तैयार करना ये हमारा दायित्व है और उसी पे हम अग्रसर हैं। थैंक यू सो मच सर, आपका अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड वी विल नीड योर सपोर्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। नाउ आई वुड लाइक टू कमेंट वंस अगेन कि जितने लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये मत समझ के करिए कि हम करेंगे तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसको सीखना, जैसे डॉक्टर हेमा दिवाकर ने पिछली बार कहा था, इसको सीखिए और अपनी प्रैक्टिस में लेकर आइए। सारे पैरामेडिक्स जितने ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने फोन से लॉग इन करिए और हमारे जो रिमेनिंग 9 मॉड्यूल्स हैं एवरी वेडनेसडे और सैटरडे होंगे। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, एवरी वेडनेसडे सैटरडे 3 बजे आप लॉग इन करिए। ये सेम लिंक आपको जो आज जिससे आपने लॉग इन किया है, ये सेम लिंक आपका रहेगा, यही आपको आगे भी लॉग इन कराएगा। इसके बाद हम लोग कुछ क्लिनिकल टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और जितने भी सेंटर्स, मैंने 2 प्राइज अनाउंस करे थे कि हमारे पूरे वेबिनार्स में जिस सेंटर से मैक्सिमम लोग जुड़ेंगे, जिस सेंटर से मैक्सिमम जो लोग जुड़ेंगे और हमारे पूरे वेबिनार्स देखेंगे, उनको एक अलग अवार्ड दिया जाएगा। और जितने सेंटर्स हमारे सारे वेबिनार्स अटेंड करेंगे विद ऑल देयर स्टाफ, दे विल गेट दी सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन सेपरेटली फॉर दैट सेंटर। सो थैंक यू सो मच। आज का आप डॉक्टर दिनेश जी बोलेंगे फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए कि आप अपनी जहां काम कर रहे हैं उस जगह को कैसे सुरक्षित बनाएं, उस जगह को कैसे तैयार करें, आपके यहाँ ओटी है उसको कैसे तैयार करें, आपकी फैसिलिटी कैसे तैयार करें। तो इसके लिए डॉक्टर दिनेश जी बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि 2 सवाल फिर आएंगे आपके पास इसके बाद, इस प्रेजेंटेशन के बाद, और उसके जो प्राइज विनर्स होंगे वो मैं नेक्स्ट टाइम अनाउंस करूंगी। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर दिनेश, आप प्लीज अब अपना टॉक शुरू करिए फैसिलिटी प्रिपेयर्डनेस पर। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति और धन्यवाद डॉक्टर संजय गुप्ते। आप सबका हमेशा से हम लोग के साथ स्नेह है और जपायगो जो कि पहले भी फॉक्सी के साथ मान्यता प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है और अभी ये सेफ मदरहुड कमेटी के साथ
हम लोग ये जो वेबिनार्स का सीरीज है इसको आगे लेके चल रहे हैं। नर्सिंग कैडर हम लोग के लिए, जपाइगो के लिए बहुत ही अहम है और हम लोग का मानना है जपाइगो में कि बिना नर्सिंग कैडर के सक्षम हुए और बिना उनके सहभागिता के कोई भी स्वास्थ्य सेवा में कार्य संभव नहीं है। और इसी के साथ ही हम भी अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन शुरू करने के पहले मैं आपको, जैसा अभी डॉक्टर प्रीति ने बोला था, ये 5 नंबर आपको जो व्हाट्सएप पे के नंबर हैं वो आपको मैं बता रहा हूं, उनको कृपया नोट कर लें। वैसे हम इसको आखिर में भी एक बार रखेंगे, तो अगर आप इसका फोटो लेना चाहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस के साथ ही हम इस नंबर्स को फिर से आपके समक्ष रखेंगे ताकि आप इसको नोट कर लें और अपने सारे उत्तर किसी भी एक नंबर पे देने का कष्ट करें। हम लोग अभी पीछे जो वेबिनार्स किए थे उसमें एक बात ध्यान में आई थी कि एक नंबर से काफी प्रतिभागी जुड़ रहे हैं इसमें। तो क्योंकि ये सर्टिफिकेट सारे व्यक्तियों को देना है तो हमारे पास उनकी सूची होना अनिवार्य है। तो हम जितने भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं और हॉस्पिटल्स हैं जहां से प्रतिभागी एक से ज्यादा संख्या में जुड़े हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे जो साथी हैं क्षितिज मोहन लाल जी, जिनका फोन नंबर 8410014140 है और जिनका मेल इधर पूरा लिखा हुआ है sagg12006@gmail.com। उनको, जो प्रतिभागी हैं, उनका नाम, उनका पद क्या है और उनका फोन नंबर क्या है, इसकी पूरी लिस्ट अगर इस मेल एड्रेस पे वो भेज देंगे तो हमको उनका सर्टिफिकेशन देने में आसानी रहेगी। तो हमसे फिर से एक बार अनुरोध है, सारे संस्थाओं से और सारे अस्पतालों से जहां से एक से ज्यादा प्रतिभागी जुड़े हैं, वो कृपया करके अपना पूरा डिटेल विवरण श्री क्षितिज जी को भेजें। अभी आज का जो वेबिनार है उसका जो उद्देश्य है वो हमने ये सोचा है कि जब तक हम ये पूरा वेबिनार आज खत्म करेंगे तब तक ये जो अभी जो महामारी चल रही है इसके प्रकोप के दौरान हमको अपने स्वास्थ्य इकाई पे क्या तैयारी करनी है उसकी समझ बन जाएगी और आप सभी उसको बता पाएंगे। जो तैयारी है अगर उसको देखें तो उसके कई घटक हैं और उसके जो 6 घटक हैं जो हमने आपके समक्ष आज हम जिस पे बात करेंगे, उसमें पहला है भीड़ प्रबंधन, दूसरा है स्वास्थ्य इकाई पर क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, फिर तीसरा घटक है कि प्रशासनिक नियंत्रण कैसे किया जाए, चौथा घटक है कि रेफरल से कैसे जोड़ना है, फिर सामुदायिक हस्तक्षेप क्या क्या किए जाने चाहिए और शांति बनाए रखना कितना अहम है ऐसे माहौल में, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। जहां तक भीड़ प्रबंधन का संबंध है तो इसमें जो टेलीकम्युनिकेशन है इसका प्रयोग पे हम लोग काफी महत्व दे रहे हैं आजकल, क्योंकि भीड़ को अगर दूर रखना है तो सबसे पहले टेलीफोन का सदुपयोग हम लोग को करना चाहिए और ओपीडी में जितने भी अपॉइंटमेंट करने हैं उनको अगर हम लोग टेलीफोन नंबर दे के रखेंगे हम अपने सारे हमारे क्लाइंट्स को, तो वो पहले हमको अपॉइंटमेंट लेके आए ताकि हम भीड़ को नियंत्रित कर सकें अपने स्तर पर। जो भी पहले से अपॉइंटमेंट हो चुके हैं उनको कंफर्म करना भी उतना जरूरी है, क्योंकि अगर किसी वजह से कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है तो हमारा जो वेट लिस्ट की जो सूची है उसको हम फिर से उनको भी कंफर्म करने के लिए आगे प्रयास कर सकते हैं।
हर स्टाफ को जो हमारे केंद्र पर हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हमको टेलीफोन नंबर क्या क्या हैं हमारे और अपॉइंटमेंट कैसे किया जाना है। फोन पे ही हम उनको जो हमारे लाभार्थी हैं उनको बताने का करेंगे कि जो अगर कोई माइनर एलिमेंट है या कोई लंबी बीमारी है उसके लिए अस्पताल में आने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उनको हम लोग फोन पे ही उनको हम लोग सूचना दे सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। जो हमारे लाभार्थी हैं उनको यह भी बताना बहुत जरूरी है कि अपने साथ ऑर्नामेंट्स और जो वैल्यूएबल्स जो पहन के आते हैं उनको कम से कम सीमित मात्रा में ही उसका उपयोग करें, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही वांछनीय नहीं है कि हम लोग इसको अस्पताल में पहन के रखें। और जो हमारे जो हॉस्पिटल का जो हॉस्पिटल में आने के लिए हम केवल ऐसे हेल्दी लोगों को ही हम लोग एनकरेज करेंगे जो कि किसी भी बीमारी से ग्रसित ना हो। वो अगर उनके जगह पे आके अगर किसी लंबी बीमारी का कोई फॉलो अप करना है तो उनको भेज के वो लोग उसको दवाइयों को मंगा सकें। जो हॉस्पिटल में हमारा जो फ्लो है, पेशेंट का फ्लो है, अब हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का फ्लो कैसे होना है हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने गेट पे प्रिंटेड मैसेजेस लगाएंगे कि आपको जो भी को रूटीन जिनको चेकअप्स है उनको नहीं आना है, क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, कोई भी हम लोग इमरजेंसीज ही डील कर रहे हैं। और आपको सारे क्लियर डायरेक्शंस लगाने हैं कि ट्राइज एरिया के बारे में हम लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, क्योंकि जैसे भी कोई पेशेंट एंटर करेगा हमें उसकी ट्राइजिंग करनी है। ट्राइजिंग का मतलब है कि किसको हमें रेफरल के लिए भेजना है, किसको इमरजेंसी केयर की तुरंत जरूरत है, किसी को हम थोड़ा सा वेट करा सकते हैं। तो क्लियर हमें ट्राइज एरिया के बारे में उसमें डायरेक्शंस देनी है। सारे जैसे पेशेंट जनरली आता है दुनिया भर के कागज पत्र। सर ठीक है सर, आपका कनेक्ट हो गया? सर आपका कनेक्ट हो गया डॉक्टर दिनेश? Yeah, now I'm okay. Okay, fine sir. You're continuing sir? Okay, yeah. So I will move on to the next slide. No sir, I was continuing with this slide. Okay. आप खाली असेंशियल डॉक्यूमेंट्स में जो आपको डॉक्टर को दिखाने हैं उसी में आप आएंगे। ज्यादा सामान लेके नहीं आएंगे, मोस्टली सामान हम अपना घर पे रख के आएंगे, जरूरी लेके आएंगे। कुछ एक्स्ट्रा सामान है तो बाहर लॉकर उसको प्रोवाइड करेंगे। अब हमारे डॉक्टर दिनेश बताएंगे आगे ट्रायल सिस्टम है हमें क्या करना है। सर प्लीज कंटिन्यू। अभी जो हमारे स्ट्रक्चरल सिस्टम्स है उसमें बहुत ही अहम भूमिका है ट्राइज की। अगर ट्राइज को देखें तो ट्राइज उस जगह को कहते हैं जहां पे हम जांच करके ये पता करते हैं कि किन कंडीशंस में हमको तुरंत अटेंशन चाहिए और किन केसेस को हमको रेफर करना है और किस केसेस को जनरल केयर जो सामान्य जो देखभाल है उसके लिए रखना है। इसी को ट्राइज कहते हैं। तो उसमें हम लोग बांट लेते हैं कि गंभीर स्थिति किसकी है, किसको हमको अपने यहां से रेफर करना है और किसको
सामान्य देखरेख में रखना है। लेकिन इस प्रकोप की स्थिति में हम लोगों को ट्राइज को जितना एंट्रेंस के पास ला सकते हैं उतना लाने की कोशिश करनी चाहिए, और ये कोशिश करना चाहिए कि जो ट्रेन्ड स्टाफ है वही इसकी देखभाल करे ट्राइज की, वहां पे ही वही जांच करके निकाले कि किनको रखना है या किनको आगे भेजना है या किनको तुरंत उपचार करना है। और जो ट्रेन्ड स्टाफ है उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनका उपयुक्त प्रयोग करें। जो पेशेंट्स हैं उनका सिम्टम्स वगैरह चेक करके हमको रिस्क असेसमेंट भी करना है, क्योंकि महामारी के दौरान अब हम ट्राइजिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो ट्राइज एरिया में जो स्टाफ रहेगा वो प्रॉपर ट्रेन स्टाफ होगा, पीपीई किट पहन के बैठेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन है। उसके बाद वो सिम्टम्स पूछेगा पेशेंट से, और सेपरेट होल्डिंग एरिया होगा जहाँ पे एडिक्वेट वेंटिलेशन होगा, जहाँ पे हवा का दौरान हवा का बहाव एक डायरेक्शन में होगा। पेशेंट को हम उसके रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, कब से खांसी है, गला खराब कब है। फेस मास्क अगर उसको नहीं लगा है तो उसको फेस मास्क लगवाएंगे, और उसको रेस्पिरेटरी और हैंड हाइजीन के बारे में हम लोग एडवाइस करेंगे। ट्राइज का मतलब पहले भी बता चुके हैं, किनको इमीडिएट एक्शन की जरूरत है, किनको रेफरल की जरूरत है और किनको जनरल केयर की जरूरत है। अब ट्राइजिंग के अंदर जो स्टाफ है, पहले वो टेम्परेचर देखेगा, हिस्ट्री पूछेगा, कहीं उसकी ट्रैवलिंग की हिस्ट्री तो नहीं है, कहाँ गए थे, किसी कोविड पेशेंट से कॉन्टैक्ट हुआ, हेल्थ केयर वर्कर है या जनरल पेशेंट है, और उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वो ओपीडी शीट पे करेंगे। पीपीई किट पहन के सारा ट्राइजिंग करना है। हैंड हाइजीन, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, ये सारे आपके ट्राइज एरिया में सामान होना चाहिए। वेस्ट बिन्स होनी चाहिए कोई भी इन्फेक्शन का सामान कलेक्ट करने के लिए। जो अब आपने जो ट्राइज किया पेशेंट का, जो इसमें नॉर्मल केसेस हैं, जिनमें आपको कोई भी डाउट नहीं है कि हाँ इसमें कोविड के कोई सिम्टम्स या हिस्ट्री है, तो उनको नॉर्मल पाथवे, उनको हम अपना जो नॉर्मल रूटीन है उस पर हम लोग भेजेंगे। और जो सस्पेक्टेड केसेस हैं उसके अंदर से हम उनकी टेस्टिंग करेंगे। उनमें से जो नेगेटिव है उसको हम अपनी फैसिलिटी पे ही ट्रीट करेंगे। अगर पॉजिटिव है तो जैसे कि नॉर्म है उसको हम लोग अपने कंसर्न अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेंगे, और जो कोविड हॉस्पिटल्स है, जैसे हम लोग के 3 लेवल के कोविड हॉस्पिटल्स बने हुए, उस हिसाब से उसको हम लोग रेफर करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि हर न्यूज में हर जगह बताया ही जा रखा है, 6 फीट का मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स। इसमें आप ये ओपीडी एरिया में भी, क्लिनिक पे भी, हर जगह ये चीज का ध्यान रखेंगे। सर आपका आ गया कनेक्शन? जी जी, ओके सर। जो ओपीडी में बैठने की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ही अहम होती है। पहले तो हम लोग को ये देख के रखना है कि दरवाजे और जो खिड़कियां हैं उनको खोल के रखें, सारे एग्जॉस्ट को चला के रखें। अगर ये जो अभी जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डायग्राम बने हुए हैं, उसमें डॉक्टर सामने की तरफ है जो प्लस का साइन है, और इधर 2 चेयर्स पे दरवाजे के इस तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन फैन मरीज के पीछे पे है। तो ये व्यवस्था गलत है, क्योंकि डॉक्टर और मरीज के बीच में फैन का डायरेक्शन होना चाहिए जो कि विंडो की तरफ जा रहा हो। व्यवस्था में बिठाते हैं तो वो ज्यादा उचित है। ऐसे इस व्यवस्था में अगर देखें तो हवा, जो पंखे की जो हवा जा रही है वो मरीज और डॉक्टर्स के बीच में से होके जा रही है और डॉक्टर के नजदीक है। जो फ्लो है पंखे का वो खिड़की की तरफ है, तो इसलिए डॉक्टर को पंखे के नजदीक होना चाहिए और डायरेक्शन जो होना चाहिए वो पेशेंट से फिर पीछे की तरफ जाए। इस तरीके से हमको व्यवस्था रखनी है। तो अगर जरूरत पड़े तो हमको व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। अपना डेस्क सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है। जो नेचुरल डायरेक्शन है फ्लो का वो हमेशा हमको पेशेंट और
डॉक्टर के बीच में रखना चाहिए। अगर लेबर रूम और ओटी की बात है तो उसमें भी हम लोग जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो नेगेटिव प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। और नेगेटिव प्रेशर का मतलब है कि अगर एसी चल रहा है, पहले तो ज्यादातर जो सेंट्रल एसी हैं उनको हम लोग नहीं अलाउ करते हैं, लेकिन अगर एक विंडो एसी अगर लगा हुआ है उसका उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा हमको खूब सारे पंखे वगैरह चला के ही रखना चाहिए और एग्जॉस्ट का उपयोग करना चाहिए ताकि नेगेटिव प्रेशर वहां पे इकाई लेबर रूम हो चाहे ओटी हो उसमें नेगेटिव प्रेशर बन सके। जो भी लोग लेबर रूम में या ओटी में आए वो उनका फ्लो हम लोग को कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी ज्यादा भीड़ भाड़ बढ़ेगी और वो अच्छा नहीं मानते हैं। अगर कोई कंफर्म्ड या सस्पेक्टेड केस है जिसका हम लोग को सिजेरियन करना है तो हम लोग को कोशिश करनी है कि जो भी लेबर रूम या ओटी में आ रहे हैं उनका हम लोग को सबका नाम और वो लिख के रखना चाहिए कि कौन कौन उसमें आए थे। हम लोग को मूवमेंट बिल्कुल कम से कम रखनी चाहिए। जहां तक हो सके रीजनल एनेस्थीसिया का प्रबंध करना चाहिए और एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस इन सारे केसेस में रिकमेंड की जाती है। जो पोस्ट ऑप केयर है वो जो भी मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अनुरूप ही करते रहना चाहिए। जो आइसोलेशन एरिया है वहां पे जो सस्पेक्टेड इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स हैं उनको रखा जाता है। अगर आपने किसी पेशेंट का टेस्टिंग के लिए भी भेजा है तो उनको भी एक आइसोलेटेड एरिया में ही रखिए, उनको ज्यादा इधर उधर घूमने ना दें। लेकिन जो एरिया है जहां पे आप रखें उनको, तो उसमें नेचुरल वेंटिलेशन जो है वो जरूर उसका ख्याल रखें कि वहां पे वेंटिलेटेड है पूरा अच्छे से कमरा, और जो एयर फ्लो है वो जैसे अभी हम लोगों ने बताया था कि खिड़की की तरफ निकलता हुआ होना चाहिए, उस तरीके से उस डायरेक्शन में हम लोग को रखना है। हम लोग को इसमें बहुत ही ध्यान देना है कि जो कांटेक्ट या ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस हैं उनका पूरा ख्याल रखें, यानी कि वो मास्क लगा के रखें, मास्क वगैरह को ज्यादा ना छुएं वगैरह, छींक वगैरह आने पे या किसी भी ऐसी व्यवस्था में उनको अपने कंधे वगैरह के सपोर्ट में, कोहनी के सपोर्ट में इस तरह से करके उनको छींकना वगैरह चाहिए। और जो भी अगर वो टिश्यू पेपर या हैंकरचीफ का इस्तेमाल करते हैं तो उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करें, जो कि कवर्ड लिड में रहना चाहिए। अगर वेटिंग रूम में वो हैं तो पेशेंट्स के बीच में उचित दूरी, अगर 2-3 पेशेंट्स हैं उसमें तो कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना उसमें भी उतना ही जरूरी है। और ऐसी जगहों पे हमको जो ट्रेन्ड हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको रखना चाहिए और उनको पूरा जो भी उचित पीपीई है वो पहन के रखने के लिए कहना चाहिए। जो बीच बीच में जो हैंड हाइजीन है, जैसे उसकी हैंड हाइजीन के लिए जैसे डॉक्टर चंद्रावती ने पिछली बार बताया था कि जब भी किसी चीज को छुएं या कोई भी चीज के कांटेक्ट में आए तो वो अल्कोहल रब से या जरूरत पड़े तो हमको हाथ धो के भी साफ रखना चाहिए। जिन भी इक्विपमेंट का हम लोग इस्तेमाल करें वो ज्यादातर कोशिश करें कि वो सिंगल यूज हो, और अगर उनको दोबारा यूज करना है तो फिर उनको ऑटोक्लेव करके ही उसको पुनः प्रयोग करें। जो वहां के आइसोलेशन एरिया में जो भी पेशेंट्स हैं उनको हम लोग कोशिश करें कि उनको बता के रखें कि उनको ज्यादा इधर उधर नहीं मूव करना है। जब तक उनको वेट करना है वहां पे तब तक वो
एक ही स्थान पे ही बैठे रहें। जो एनवायरनमेंट है, जो फर्श है, जो भी साफ सफाई का जो भी प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग पूरा उसको फॉलो करते रहेंगे और जितने जरूरी हो केवल उतने ही हेल्थ केयर वर्कर्स उस एरिया में जाएं। ये नहीं कि कोई भी वहां पे हेल्थ केयर वर्कर भले ही उसने पीपीई पहन रखा हो, लेकिन उनको लिमिट करके रखना उचित रहता है। जो भी अगर विजिटर्स आते हैं उसमें जो भी उस कमरे में जाएगा उनका हमको नोट करके रखना है एक जगह पे कि कौन कौन उस जगह पे आए थे, और जो भी उस इकाई में वहां पे उस टाइम रहें उनको सबको उपयुक्त पीपीई जैसे भी रिस्क है उसके हिसाब से, अगर उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन वगैरह है तो उसी तरह से मास्क और वो ग्लव्स वगैरह लगा के रखना है। अगर बिल्कुल ही कंफर्म केस टाइप है तो उसके लिए वहां पे आपको सारा एप्रन्स और बाकी सारे जो भी पिछली बार जो बातें हुई थी डॉक्टर चंद्रावती के लेक्चर में, उस तरीके से वहां पे पहन के रखना है। और ये सारे प्रिकॉशंस आपको तब तक रखने हैं जब तक पेशेंट वहां से डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। पेशेंट एक बार वहां से चला जाए या डिस्चार्ज हो जाए तब तक ये सारे के सारे जितने भी ये हम लोगों ने पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं इन सबका फॉलो करना चाहिए। अगर किसी वजह से क्वारंटीन करना पड़ गया किसी को और हमारे अगर इकाई में क्वारंटीन वार्ड है तो हमको प्राइवेसी के लिए फ्लेक्सिबल पार्टीशंस जो हैं उनका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट और दूसरे पेशेंट के बीच में प्राइवेसी भी उतनी ही जरूरी है। और जो हम लोग जो वेस्ट बिन्स जो रखते हैं हम लोग, जो लाल पीली नीली और ये सारी जो बाल्टियां या प्रबंधन जो करते हैं हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए पूरा उचित प्रबंध होना चाहिए और एक सेपरेट एरिया होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे भी उसको उठा के रख दिया, एक कोने में एक अलग एरिया में उनको रखना चाहिए। जो भी कपड़े या खाने पीने के लिए जो प्लेट और कटोरी गिलास वगैरह का जो भी इस्तेमाल किया है उनको भी अलग से रखना चाहिए ताकि उसका उचित डिस्पोजल किया जा सके या उसकी साफ सफाई की जा सके। जो क्यूबिकल्स हैं उनके साथ पुरुष और महिला के लिए अलग अलग शौचालयों का भी प्रबंध हमको। अगर किसी वजह से किसी की मौत हो गई है हमारे अस्पताल में और तो उसके लिए भी हम लोग को खास ध्यान रखना चाहिए, और जो हेल्थ वर्कर हैं उनको हैंड हाइजीन करना चाहिए प्रॉपरली, जिस तरीके से बॉडी छूने के पहले, बॉडी छूने के बाद में सारे टाइम पे हैंड हाइजीन का उचित प्रबंधन करना चाहिए। साथ में जो उचित पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है जैसे कि वाटर रेजिस्टेंट एप्रन, गॉगल्स, N95 मास्क और ग्लव्स, उनका भी हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। और जो डेड बॉडी है उसमें जो भी अगर स्वास्थ्य के देखरेख के दौरान अगर कोई ट्यूब लगी है उनको, या ड्रेन्स लगाई गई हैं या कैथेटर लगे हैं तो उनको निकाल लेना चाहिए डेड बॉडी से। और जितने भी होल्स हैं, पंक्चर होल्स हैं या वूंड हैं या कोई भी वहां पे, उनको सबको हम लोगों को डिसइंफेक्ट करना चाहिए 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से, और उनको ढक देना चाहिए ऐसे वस्तु से जिससे कि रिसाव अंदर से फ्लूइड्स का बाहर रिसाव ना हो पाए। हम लोग को कॉशन के साथ बहुत ही ध्यान से जो शार्प्स हैं उनको बॉडी से हटाना चाहिए और उसका प्रयोग करना चाहिए, और उसको अगर शार्प हैं तो उनको हम लोग को नीले या ट्रांसलूसेंट वाइट बॉक्स में
डाल देना चाहिए। जितने भी हमारे जो नाक का छेद है, जितने भी छेद हैं बॉडी के, चाहे वो मुंह हो चाहे नाक हो, उन सबको हम लोग को अच्छे से प्लग कर देना चाहिए ताकि वहां से कोई भी बॉडी फ्लूइड का लीकेज ना हो। अगर फैमिली वाले डेड बॉडी को हम लोग जब ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं उसके पहले अगर वो देखना चाहते हैं तो हम लोग को उनको अलाउ करना चाहिए, लेकिन सारे स्टैंडर्ड्स प्रिकॉशंस को फॉलो करके उनको अलाउ करना चाहिए कि वो भी अच्छे से मास्क, ग्लव्स वगैरह वो पहन के वो अपने आखिरी दर्शन करें, और उसके बाद आप बॉडी को जो भी आप जिस तरह से भी बांधते हैं और ये सारी प्रक्रिया करते हैं उसको कर सकें। अब हम लोग आते हैं प्रशासनिक कंट्रोल्स पे, जो प्रशासनिक तैयारियों की जो जरूरत होती है। इसमें यहां पे देखेंगे आप तो 5 तैयारियां दिखाई गई हैं। एक तो है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कितना इक्विपमेंट चाहिए, कितनी सप्लाईज चाहिए, और क्या क्या हमको दस्तावेजीकरण के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, उसका एक असेसमेंट हम लोगों को जरूर कर लेना चाहिए। दूसरा जो एरिया है जिस पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए वो है कि हेल्थ वर्कर की सेफ्टी से संबंधित क्या क्या उपाय करने हैं, इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। तीसरा है जो कि पिछली बार डॉक्टर चंद्रावती ने बहुत ही विस्तार में आपसे बात की थी, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और डिसइंफेक्शन के बारे में। उसको हम लोग सरसरी निगाह से बस गुजर जाएंगे, उस पर ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देंगे इधर आज के प्रेजेंटेशन में। फिर बहुत जरूरी चीज है, जो चौथी चीज है, वो हेल्थ इंफॉर्मेशन, आउटरीच और कम्युनिकेशन के लिए जो भी प्रबंधन करना है, क्या क्या पोस्टर्स लगे होने चाहिए, क्या क्या साइनेजेस होने चाहिए हमारे यहाँ, उन पे बात करेंगे। और पांचवा और बहुत ही जरूरी चीज है जो कि मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग से संबंधित है। तो अभी हम लोग पहले जो इसका घटक है इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट, सप्लाईज और डॉक्यूमेंटेशन के जो असेसमेंट है उसकी हम लोग बात करेंगे। और अगर हम देखें तो जो कंसल्टेशन रूम है उसमें हम लोग किन किन चीजों को चेक करेंगे कि उसका इन्वेंट्री, जो भी रूम में जो भी सामान होना चाहिए वो उपलब्ध है कि नहीं, जो भी पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हैं, जो भी दवाइयां हैं, या जो हैंड वॉशिंग एरिया है, या जो सैनिटाइजेशन है, उसकी पूरी व्यवस्था वहां पे हो चुकी है कि नहीं। और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जो कंसल्टेशन एरिया है वो अलग रखेंगे। अगर कोई है जिसको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है या किसी अन्य वजह से उनको अलग से देखभाल करनी है तो उनको हम लोग ओपीडी में ही अलग व्यवस्था उनकी करेंगे। जो वेटिंग एरिया है वो, जैसे हम लोग वेंटिलेशन पे शुरू से ही आज के प्रेजेंटेशन में जोर दे रहे हैं, वेंटिलेटेड एरिया में होना चाहिए, एग्जॉस्ट होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और उचित दूरी होना चाहिए। और कम से कम इस पूरे जो एरिया है वेटिंग एरिया, उसमें दिन में 2 बार जो सरफेस जितने भी उसके जो बैठने की जगह हैं और वो हैं, फर्श है और भी जो प्रयोग में जो ला रहे हैं, अगर वो कूड़ेदान का, इन सबको हम लोग कम से कम 2 बार डिसइंफेक्शन जरूर करें। जो लेबोरेटरी है हमारी उसमें भी पीपीई का चेक कर लें कि आकलन कर लें कि उपयुक्त पीपीई है कि नहीं। और स्पेसिमेन लेने के बाद जितना भी सरफेस है उसको व्यवस्था है कि नहीं वहां पे डिसइंफेक्शन करने की, वो सब हम लोग को आकलन कर लेना है। जितने कॉमन एरियाज हैं, हैंडल्स हैं, रेल्स हैं, बेंचेस हैं, इनको कम से कम दिन में 2 बार डिसइंफेक्शन करना उचित रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हेल्थ वर्कर सेफ्टी। और हेल्थ वर्कर सेफ्टी में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा
जो हम लोग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसकी बात करते हैं, तो मेडिकल मास्क, ग्लव्स या N95 मास्क या गॉगल्स या जो फेस शील्ड है, जो अभी इनके ऊपर से भी एक फेस शील्ड जो चेहरे के आगे ऐसे लगाया जाता है, उसका भी प्रबंधन हम लोग को करना है। लेकिन हर चीज को हर एरिया में नहीं उपयोग करना है। अगर वो हेल्प डेस्क है या रजिस्ट्रेशन काउंटर है जहां पे हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं पेशेंट्स को, तो वहां पे वो माइल्ड रिस्क है। अगर आप देखें तो माइल्ड रिस्क को हमने हरे में दर्शाया है, और यहां पे केवल मेडिकल मास्क और ग्लव्स से ही काम चल जाएगा। अगर डॉक्टर्स चैम्बर है जहां पे क्लिनिकल मैनेजमेंट होता है तो ये भी माइल्ड रिस्क का एरिया है, लेकिन बैठने की व्यवस्था जिसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं, उसका उचित प्रयोग हम लोग प्रबंधन करके और फिर हम लोग ये सारी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर और भी सामान्य ओपीडी में और भी जो भी ओपीडी के कमरे हैं, उनमें अगर मॉडरेट रिस्क वाले केसेस हैं, जिसके लिए अभी हम लोगों ने कि अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स वगैरह के साथ हैं तो वो मॉडरेट रिस्क में आ जाएंगे, और वहां पे हम लोग को मेडिकल मास्क की जगह N95 मास्क यूज करना चाहिए, और गॉगल्स भी साथ में, फेस शील्ड भी अगर यूज करें तो बहुत ही अच्छा है। तो ग्लव्स का अगर आप देखेंगे तो ग्लव्स पूरा ऊपर से नीचे तक हर एरिया में टिक्ड है, लेकिन मेडिकल मास्क माइल्ड जहां पे रिस्क है वहां पे ही उपयोग करना है, और जहां पे मॉडरेट रिस्क है वहां पे हम लोग N95 मास्क के साथ गॉगल्स भी करते हैं। लेकिन अगर जैसे सिम्टम्स वाला कोई मरीज है, उसके लिए हम लोग फेस शील्ड का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर ऐसी काउंटर है तो ये माइल्ड रिस्क का है। अगर वार्ड्स को देखें तो वार्ड्स में अगर कोई सस्पेक्टेड केस वाला वार्ड नहीं है तो नॉर्मल वाला है वार्ड, तो ये माइल्ड रिस्क है और इसमें ग्लव्स और मेडिकल मास्क से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर आईसीयू और क्रिटिकल केयर एरिया का जगह है तो वहां पे आपको इसको मॉडरेट रिस्क समझ के उसकी तरह से पूरा फेस शील्ड तक का पूरा उपयोग करना चाहिए। जो वार्ड या आईसीयू मेडिकल क्रिटिकल केयर है जहां पे डेड बॉडी की पैकिंग करते हैं, वो हम लोग माइल्ड ही मानते हैं, लेकिन उसमें सारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि मेडिकल मास्क और ग्लव्स का। लेबर रूम जो है ये भी मॉडरेट रिस्क है, लेकिन यहां पे हम लोग मेडिकल मास्क की जगह N95 मास्क और गॉगल्स और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यही ऑपरेशन थिएटर है तो हम लोग सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हालांकि मॉडरेट रिस्क में आता है, लेकिन हमको पूरा हर चीज का ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर जो सैनिटाइजेशन के जो एरियाज हैं जहां पे हम लोग क्लीनिंग करते हैं, या फ्लोर्स हैं, या चेंजिंग लिनन रूम है, उन सब चीजों के का काम करने के लिए हम लोग को मेडिकल मास्क और ग्लव्स का ही इस्तेमाल काफी है। अगर हम इमरजेंसी केसेस को डील कर रहे हैं और वो माइल्ड कैटेगरी में आता है, अगर हाई कैटेगरी में नहीं है तो हमारा मेडिकल मास्क और ग्लव्स से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर सीवियरली इल पेशेंट है जिनका हम लोग को कुछ एरोसोल वगैरह देना है, या रेस्पिरेटरी सिम्टम जिनको हैं, उस टाइम पे हम लोग को बाकी सारी चीजों का प्रबंधन करके उनके साथ उन पेश आना है, उनके सामने आना है। अगर लैब है तो लैब में भी अगर नॉर्मल सैंपल है तो उसको माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन अगर रेस्पिरेटरी सैंपल वगैरह है, किसी को बुखार है या खांसी है और उसके साथ उसको छींके वगैरह भी ज्यादा आ रही हैं, तो उसको हम लोग मॉडरेट कैटेगरी में रखते हैं और वहां पे हमको ग्लव्स और N95 मास्क का
प्रबंधन इस्तेमाल करना है। जो CSST है, जहां पे हम लोग स्टरलाइज करते हैं, जो ऑटोक्लेव रूम वगैरह है, या जो लॉन्ड्री है जहां पे हम लोग लिनेंस वगैरह हैंडल कर रहे हैं या इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैंडल कर रहे हैं, वहां पे हमारा मेडिकल मास्क और ग्लव्स से ही काम चल जाएगा। जो किचन वगैरह है और ऐसी और भी जो सपोर्ट सर्विसेज जहां से हम लोग देते हैं, वहां पे हमारा केवल फेस शील्ड से ही काम चल जाएगा। अगर ग्लव्स पहन सकते हैं तो अच्छा है। अगर एम्बुलेंस में हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं केसेस को, तो नॉर्मल केसेस को हम लोग को माइल्ड की तरह ही वो करना है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोई भी है या किसी लक्षण की वजह से उनको दूसरी जगह ले जा रहे हैं या ऐसे कारणों से जहां जो कि हम अपने स्थान पे नहीं कर पाते हैं, ऐसे में हम लोग को ये सारी व्यवस्था मेडिकल मास्क से लेके फेस शील्ड तक सारा प्रबंधन करके रखना है। जो हमारा सैनिटरी स्टाफ है, उनको हम लोग को हमेशा मेडिकल मास्क और ग्लव्स लेके रखना है, और अगर वो क्लीनिंग वगैरह का वो पूरा काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे वो लोग एप्रन और गम बूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से अब हम लोग जो प्रशासनिक कंट्रोल का जो हेल्थ वर्कर की जो सेफ्टी है, उसमें मास्क मैनेजमेंट, मास्क का उपयोग के बारे में हम लोग कहां पे क्या क्या करना चाहिए उसकी तो बात कर ली है। लेकिन हम लोग को एक दो चीजों का और ध्यान रखना चाहिए कि मास्क को केयरफुली कवर करके रखे, मुंह पे भी और नाक के ऊपर तक वो पूरा का पूरा अच्छे से कवर होना चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। मास्क लगाते टाइम, जैसे ये मास्क है तो हमको इसका जो ये रबर है इससे लगा के और पीछे से ऐसे लगाना है और इसी तरह से ऐसे करके इसको निकालना है। आगे मास्क का जो आगे का एरिया है उसको बिल्कुल भी नहीं छूना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अक्सर आदतन हम लोग मास्क के आगे के एरिया को छूने लगते हैं, जो कि बिल्कुल भी मुझे लग रहा है। जो रिमूवल के बाद हम लोग के आदत होती है कि मास्क को कहीं पे भी वो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर डिस्पोज करने वाला मास्क है, डिस्पोजल मास्क है, तो उसको डिस्पोजल बिन में डाल के और उसको ढक के रख दें। और अगर उसको रीयूज करने के लिए वॉशेबल है और उसको वॉश वगैरह के लिए करना है तो उसको बिल्कुल अलग एक डिब्बे में डालें जो कि वॉशिंग के लिए जाएगा। और अगर हम लोग N95 मास्क यूज कर रहे हैं तो अच्छा रहे। मास्क N95 मास्क को हम लोग बार बार भी यूज कर सकते हैं। इसको कम से कम 4 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी भी N95 मास्क जो भी हम लोग अपने स्टाफ को देते हैं, उनको कम से कम उसका 4 तो देना ही चाहिए, ताकि वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 1 2 3 4 करके वो लिख सकते हैं और सबके मास्क के ऊपर नाम लिख देना चाहिए कि किसका है, नंबर 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। और उसको हर रोज बदल के, जैसे अगर 1 नंबर हमने आज यूज किया है तो कल हम बुधवार को, थर्सडे को हम लोग 2 नंबर इस्तेमाल करेंगे, फ्राइडे को 3 नंबर और सैटरडे को 4 नंबर, और फिर हम वापस इसमें 1 नंबर पे आ सकते हैं। मास्क को सुखाने के लिए धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अल्ट्रा लाइट से थोड़ा सा बचाना है। अल्ट्रा वायलेट लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी जगह पे रखना है जहां पे ये सूख सके अच्छे से और धूल धक्कड़ ना उसमें पड़े। जैसे ही कोई अगर सिंगल यूज मास्क है तो जैसे ही अगर वो डैम्प हो जाता है या गीला हो जाता है तो उसको तुरंत देना चाहिए, और सिंगल यूज मास्क को दोबारा से प्रयोग नहीं करना चाहिए, 1 बार में ही करके
खत्म करना चाहिए। और मास्क को डिस्पोज इमीडिएटली कर देना चाहिए। जैसे ही उसको हम लोग निकालते हैं, या तो उसको वॉशिंग के लिए डालना है तो अलग रख दें, नहीं तो उसको डिस्कार्ड करना है तो अलग कवर्ड बिन में उसको डाल दें। जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और डिसइंफेक्शन, ये डॉक्टर चंद्रावती मैडम ने आपको बहुत ही अच्छे से इसको बताया था, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें जो बिन्स हैं उनको जरूर आप लोग उचित बिन्स को, चाहे वो हरा हो, काला हो, नीला हो, लाल हो, पीला हो या ट्रांसलूसेंट जिसमें हम लोग को नीडल्स वगैरह डालना है, उसका जो इस्तेमाल करना है उसको उसी तरीके से करें जैसा आपको डॉक्टर चंद्रावती मैडम ने बताया था। और पिछली बार उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया 1 लीटर ब्लीचिंग सॉल्यूशन में 15 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर डाल के कैसे बनाया जाता है, उसी तरीके से बनाएं। जो क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन है, जो ऑक्यूपाइड पेशेंट के रूम है, उनको ऐसे स्टाफ से उनको क्लीनिंग वगैरह कराना चाहिए जो कि ट्रेंड हो उसको करने में। एक डायरेक्शन में ही स्वीप किया जाता है, ऐसे टू एंड फ्रो कभी भी स्वीप नहीं किया जाता है, एक ही डायरेक्शन में हमेशा स्वीप करना है। वेट मॉप को ही करना है, जैसे पिछली बार मैडम ने बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों को समझाया था। जो पर्सनल हैं, जो कि साफ सफाई के कर्मचारी हैं, उनको उपयुक्त पीपीई पहन के ही रखना चाहिए। जैसे अभी आप इस फोटो में भी देख रहे हैं कि ग्लव्स और बूट्स और उस तरह से कर रहे हैं। और अच्छा रहता है कि किस कमरे में कब सफाई हुई थी, उसके लिए चेकलिस्ट एक लगा के, कई लोगों ने इसको आदत में बना रखा है कि हर कमरे में एक स्लिप लगा दी जाती है और जब जब उसकी सफाई होती है वहां पे वो साइन करके जाते हैं, तो उससे हमको मालूम पड़ जाता है कि कितनी बार सफाई हुई है। जो साफ सफाई का जो भी ये तीनों बिन्स हैं या मॉप्स हैं, इनको हमको कमरे में नहीं रखना चाहिए, उनके लिए अलग एक जेनिटर कक्ष जो होता है उसमें इन चीजों को अलग से रखना चाहिए। साफ सफाई का कोई भी सामान पेशेंट के कमरे में नहीं रखना चाहिए। अगर हम लोग बेडिंग की क्लीनिंग करते हैं, टॉवल्स की और कपड़ों की, तो उसको जो भी ये कपड़े हैं और ये या चादरें हैं, इनको हमको अपने शरीर से चिपका के नहीं लेके जाना चाहिए। अगर एक टब में लेके रखा हुआ है तो उसको ले जाके एक सेपरेट बिन में उसको डाल देना चाहिए। उसको बॉडी के साथ कभी भी नहीं चिपका के रखना चाहिए और लीक प्रूफ बैग हो या बकेट हो उसमें डाल देना चाहिए। और हैंड हाइजीन जब भी इसका वो करें तो छूने के बाद में, डिस्पोजल के बाद में हमको अपने हाथ के सब हैंड हाइजीन का पूरा व्यवस्था करना चाहिए। जैसा कि अभी ये पिक्चर में भी दिखाया गया है, ये नंगे हाथों से अगर ये इस तरह से हॉस्पिटल के कपड़ों को धो रहे हैं तो ये गलत है। ऐसे अगर हाथ से धोना भी है तो हमको हमेशा ग्लव्स पहन के करना चाहिए। अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहे हैं तो 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक लॉन्ड्री को धो लेना चाहिए। उसके बाद 30 मिनट तक 0.1% क्लोरीन सॉल्यूशन में उसको भिगो के रखना चाहिए कपड़ों को और फिर उसको सुखाना चाहिए। और अगर वॉशिंग मशीन में नहीं कर रहे हैं तो उसको गर्म पानी में, जिसमें साबुन और या डिटर्जेंट हो, उसमें सोक करके और फिर किसी डंडी से उसको स्टर करना चाहिए, और ताकि आपके ऊपर उसकी छींटे ना पड़े। और अगर छींटे पड़ने का अंदेशा है तो जो प्लेन गॉगल्स होते हैं वो जरूर आंख को प्रोटेक्शन उतना ही जरूरी होता है जितना कि हम लोग मुंह के लिए मास्क वगैरह का प्रोटेक्शन करते हैं, उसी तरीके से आंख का प्रोटेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जब छींटे पड़ने का अंदेशा हो। और इसको भी वही 0.1% क्लोरीन सॉल्यूशन में 30 मिनट तक वो करना चाहिए। उसके बाद इसको साफ पानी में
और फिर इनको ड्राई करने के लिए डालना चाहिए। जो फैसिलिटी है उसकी क्लीनिंग के लिए डिस्पोजेबल रबर बूट्स आते हैं, ग्लव्स आते हैं, और जो ट्रिपल लेयर्ड मास्क है, जैसा कि ये पिक्चर में आपको देखा है इस महिला ने पहन रखा है, इस तरीके से ही पहन के साफ सफाई करनी चाहिए। और जहां पे साफ एरिया है वहां से शुरू करके गंदे एरिया की तरफ बढ़ना चाहिए। और जहां पे कोई ज्यादा धूल या मिट्टी वगैरह आ गई है बाहर से, वहां पे हम लोग को सोप और वाटर से उसको क्लीन कर देना चाहिए डिसइंफेक्ट करने के पहले। इंडोर एरियाज को हमेशा मॉप करना चाहिए, वेट मॉप से करना चाहिए 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। जो हाई कांटेक्ट सरफेसेस हैं उनको हर 2 घंटे पे हमको हर रोज एवरी 2 आवर्स डेली उनको साफ रखना चाहिए, मॉप करते रहना चाहिए उसको 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। और अगर मेटेलिक सरफेसेस हैं जो मेटल के बने हुए हैं उनको हम लोग को 70% अल्कोहल से, उसमें 1% हाइपोक्लोराइड से वो खराब हो जाता है, इसलिए उसको 70% अल्कोहल से साफ करना चाहिए। जो टॉयलेट, कमोड, पॉट वगैरह एरियाज हैं इनको सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से 1% जो है उससे करना चाहिए। प्रोसीजर में जैसा इसमें लिखा हुआ है कि सोप वाटर लॉन्ग हैंडल से करना चाहिए और अंदर बाहर चारों तरफ उसको अच्छे से करना चाहिए। जो कमोड का लिड है उसको नायलॉन स्क्रबर से और सोप वाटर से 1% हाइपोक्लोराइड सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उसको साफ करना चाहिए। जो टॉयलेट फ्लोर है उसको सोप वाटर और डिटर्जेंट से, और जो फ्लोर के लिए जो स्क्रबिंग ब्रश होता है नायलॉन का उसके बाद 1% हाइपोक्लोराइड से साफ करना चाहिए। जो सिंक हैं उनको भी इसी तरीके से, जैसे टॉयलेट फ्लोर को किया था उसी तरीके से सिंक को भी करना चाहिए। जो शॉवर एरियाज हैं और जो टैप्स वगैरह हैं उनको वार्म वाटर से, डिटर्जेंट से, नायलॉन स्क्रबर से करना चाहिए। और उसके बाद 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन या 70% अल्कोहल से करना चाहिए। अब ये मेडिकल इक्विपमेंट है, इनकी क्लीनिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। और जो ये कुछ स्लाइड में यहाँ पे ये ठीक नहीं आया है लेकिन हम बता देते हैं। स्टेथोस्कोप अगर है तो उसको अल्कोहल बेस्ड रब से या स्पिरिट डिटर्जेंट उससे वो करना चाहिए। जो ट्यूबिंग वगैरह वाला एरिया है उसको सोप एंड वाटर से कर सकते हैं, लेकिन डायफ्राम वाला जो एरिया है उसको आपको अल्कोहल बेस्ड रब से या स्पिरिट से करना चाहिए। इसी तरीके से बीपी, कफ वगैरह का जो कपड़े वाला जो एरिया है उसको हम लोग वॉश कर सकते हैं, कप्स को भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन जो ट्यूबिंग वगैरह वो जो है उसको हम लोग ट्यूबिंग को तो आप सोप वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं। जो थर्मामीटर है उसको हमेशा साफ करके उसको स्टोर करना चाहिए ड्राई इंडिविजुअल होल्डर में, एक ही थर्मामीटर जिसमें रहे और वो भी ड्राई करके। उसके अंदर आदतन हम लोग नीचे कॉटन और सेवलॉन का सॉल्यूशन बना के रखते हैं, वो उचित नहीं है। उसमें माइक्रोब्स के क्योंकि ये माइल्ड डिसइंफेक्टेंट होता है तो इसलिए इसमें माइक्रोब्स के बढ़ने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हमेशा उसको ड्राई ऑटोक्लेव, जिसको बार बार आप ऑटोक्लेव कर सकें, ऐसे में सिंगल यूज वेसल्स में रखना चाहिए। जो इंजेक्शन और ड्रेसिंग ट्रॉली है उसको भी आप डिटर्जेंट एंड वाटर से वो करके और फिर 70% अल्कोहल से डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। जो हाउसकीपिंग के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें सोप और वाटर या डिटर्जेंट या डिसइंफेक्टेंट काफी अच्छा रहता है। कोई भी स्पेशल प्रिकॉशंस, जो भी हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं
जो कि डॉक्टर चंद्रावती ने बहुत ही एम्फेसाइज करके पिछली बार बताया था कि उसको आपको सारे केसेस में फॉलो करना है। ये नहीं है इसको संक्रमण हमको मालूम पड़ गया है या HIV का केस है या HCV का केस है तभी हम उसको फॉलो करेंगे। सारे नॉर्मल केसेस में भी हमको सारे स्टैंडर्ड यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। ये बहुत ही जरूरी है समझना। और अभी इस जो महामारी आई है इसके बाद से हमको ये स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस कितने इंपॉर्टेंट हैं इसका अभी हम लोग को ज्ञान हो गया है, लेकिन आगे से भी हम इसको आदत में शामिल करते हुए हमेशा ही इसको प्रयोग करेंगे। स्प्रे और फॉगिंग, चाहे वो ऑक्यूपाइड रूम हो चाहे अनऑक्यूपाइड रूम हो, चाहे उसमें पेशेंट हो चाहे ना हो, उनमें नहीं करना है। इसको स्प्रे और फॉगिंग ऑक्यूपाइड रूम या अनऑक्यूपाइड जो भी ऐसा कमरा है उसमें ये नहीं करना है किसी भी डिसइंफेक्टेंट से। ये बिल्कुल ही नो है। जो चौथा एरिया है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का वो है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन संबंधित। तो आप अलग अलग तरीके से पोस्टर, जैसे अभी यहाँ पे हमने दिखाया है कि WHO के ये पोस्टर्स हैं, लेकिन आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि वो लोकल लैंग्वेज में हो, ज्यादा से ज्यादा उसमें पिक्चर बना हो जो कि पिक्चर स्वयं अपनी कहानी बताते हो। क्योंकि हमारे यहाँ आने वाले सारे जो लाभार्थी हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं वो जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हों या उनको वो भाषा आती हो जो वहां लिखी हो। इसलिए पिक्चर्स का होना पेशेंट्स के लिए जो भी IC मटेरियल है उसमें बहुत जरूरी है। और उसको अलग अलग तरीके से, जैसे ये हैंड वॉशिंग के लिए ये 2 तरीके के पोस्टर्स अब आपके सामने दिखाए हैं, इसी तरीके से ये दूसरों को कैसे बचाव करें, कैसे खांसें या स्नीज करने के टाइम क्या करें, कहाँ पे इसको कूड़ा डालें, इस तरह का इसमें दिखाया गया है। या क्या ना करें, उसमें वो क्रॉस करके वो कट्टा करके डाला है। तो इस तरीके से चीजों को भी आप वहां पे काफी मात्रा में इसका उपयोग जगह जगह पे जहां पे जिसकी उपयोगिता हो उस तरीके से उसको वहां पे रखना चाहिए। जो सबसे अहम है, जो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग है, वो जो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरे स्टाफ की मीटिंग्स होनी चाहिए। कितनी दिनों में मीटिंग्स होंगी, कब होंगी, कितने देर के लिए होंगी, कौन कौन आएगा उसमें। इसमें सारे लोगों को जितने भी हॉस्पिटल से संबंधित, चाहे वो गेट कीपर से लेके अगर एम्बुलेंस का ड्राइवर है से लेके वार्ड बॉय से लेके डॉक्टर्स, नर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स, जितने भी लोग हैं सबको वहां पे होना चाहिए। और उसमें खास तौर से महामारी की स्थिति में हम लोग को पूरी टीम की हेल्थ स्टेटस क्या है उसके बारे में जरूर चर्चा करनी चाहिए। कितने डेली OPD में केसेस आ रहे हैं, इंडोर कितने आ रहे हैं, कितने ठीक हुए, कितने जा रहे हैं, इसका हम लोग को जरूर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए क्योंकि ये सारी व्यवस्था है, चाहे PPE उचित उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए अगर कोई आप अपने यहाँ से कोई एक इंचार्ज या कोई इसका लीड के लिए इसको इन्फेक्शन कंट्रोल टीम कुछ बना सकते हैं, उस तरह से अगर बना के रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। जो कि ये पूरे टाइम तीनों शिफ्ट में वो देखते रहते हैं कि इन्फेक्शन कंट्रोल का सारे चीजें फॉलो की जा रही हैं कि नहीं की जा रही हैं। हमारी कितनी लॉजिस्टिक्स है, कितना सामान है, कितना जो अभी हम लोगों ने शुरू में बात की, औषधि हो, चाहे उपकरण हो, चाहे औजार हो, चाहे PPE हो, ये कितनी आवश्यकता है, कितना रह गया है, उसकी रिपोर्टिंग जरूर होनी चाहिए। हमको किसी भी रख रखाव की अगर जरूरतें हैं उसके बारे में उसमें जानकारी करना चाहिए। और कौन नहीं आ रहा है, कौन बीमार पड़ गया है या नहीं आ रहा है, उनकी खास तौर से मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और एक बहुत ही अहम प्रशासनिक व्यवस्था है कि रोस्टर बनाए ताकि आप एक्सपोजर को लिमिट कर सकें
और सबको बहुत जरूरी जो ऑफ डेज हैं उनका भी प्रबंधन अच्छे से कर सकें। प्रशासनिक व्यवस्था में ट्रेनिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, अभी आपने इस महामारी में भी देखा होगा, हर रोज सूचनाएं और जानकारी बदल रही है। हमको क्या करना है वो बदल रहे हैं। हमारे गवर्नमेंट को क्या क्या रिपोर्ट करना है या कितनी कब कौन से मरीज को कैसे रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये भी हर रोज बदलता जा रहा है। इसलिए हमको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी डिजीज प्रिवेंशन की और ट्रांसमिशन से संबंधित है या उनकी देख रेख से संबंधित है, उसकी जानकारी हमारे पूरे स्टाफ को होनी चाहिए। और बहुत ही अहम है ट्रेनिंग में मिस इन्फॉर्मेशन जो है, जो गलत सूचनाएं लोगों के पास आए जिसके वजह से भ्रांतियां फैलती हैं, उनको जरूर खत्म करना चाहिए। जो हर हफ्ते या हर जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस या जो आ रही हैं उनसे सबको लेटेस्ट अपडेट से सबको जानकारी दें। और बीच बीच में कि अगर ऐसा केस आ जाता है तो क्या करना है, उसके मॉक ड्रिल्स अगर कर लेंगे बीच बीच में तो वो बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। और सबसे अहम चीज कि क्योंकि ये पूरा हॉस्पिटल का प्रबंधन एक टीम वर्क होता है जिसमें हर कड़ी के उतनी ही महत्व है, इसलिए उनको टीम वर्क को पूरा महत्व देते हुए और सारे लोगों को मोटिवेटेड रखने के, क्योंकि महामारी में डिप्रेशन और इन सब चीजों से भी काफी लोग ग्रसित हो जाते हैं, तो मोटिवेटेड रखना टीम को बहुत ही जरूरी होता है। जो पेशेंट और स्टाफ का जो रेशियो है उसको एडिक्वेट रखें, ना ज्यादा रखें ना कम रखें। और जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है आपके हॉस्पिटल स्टाफ का, उसकी भी सबको जानकारी दें कि हम लोग सर्वेलेंस कैसे करेंगे। और जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन टीम है वो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का हर जगह फॉलो हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, उसका मॉनिटरिंग करना और उसके बारे में ट्रेनिंग देना भी बहुत अहम प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य है। अब हम लोग आते हैं रेफरल लिंकेजेस पे। तो रेफरल्स हम लोग ज्यादातर टेस्टिंग के लिए करते हैं, या जो केसेस हम अपने यहाँ नहीं मैनेज कर सकते हैं, या अभी आज की व्यवस्था में जो सरकारी व्यवस्था के कारण हम लोग को दूसरी जगह भेजना है, उनकी जानकारी है तो उस पे हम लोग करते हैं। जो रेफरल करने के टाइम पे हमको एम्बुलेंस रेडी है कि नहीं, उसके अंदर सारे जरूरी औजार उपकरण हैं कि नहीं है, ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं, उसका जो भी गैसेस हैं वो अच्छे से चल रहा है, उसका फ्लो अच्छा है, अच्छे प्रेशर पे है, और अंदर से पूरा डिसइंफेक्शन उसका है कि नहीं है, इसको हम लोग को इंश्योर करना चाहिए। और रेफरल टीम को उपयुक्त पीपीई पहन के ही लेके जाना चाहिए, जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से पीपीई को पहन के ही एम्बुलेंस में जाना चाहिए। ये जो कम्युनिटी टाई अप है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे स्थितियों में लोग बहुत ही ज्यादा भ्रमित होते हैं, आशंकित होते हैं, और उनके अंदर बहुत ही एंजाइटी होती है, आक्रोश भी होता है कि हमारे को क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं, क्यों नहीं हमको आने दे रहे हैं। तो ऐसे में जो लोकल लीडर्स हैं उनके साथ आपको संवाद स्थापित करना चाहिए, बाहर अच्छे से पूरा बड़े बड़े शब्दों में लिख के रखना चाहिए कि यहाँ पे कौन से जांच हो सकती है या किन चीजों को देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है, वो बहुत ही क्लियर कट वहां पे होना चाहिए। और खास तौर से जो नेतागण हैं उनसे जरूर संबंध बना के रखना चाहिए कि किसी भी अनवांटेड स्थिति में जहां पे हम कई बार वो आक्रोशित हो जाते हैं, ऐसे में उनको फोन करके आप उनको बुला के शांत माहौल बना रखें। इसके लिए आपको कम्युनिटी के साथ टाई अप करना भी उतना ही जरूरी है। और सबसे अहम है कि आप अपना धैर्य, अपना जो सब्र है उसको
बना के रखें, क्योंकि हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये ऐसी अवस्था में एक्साइटेड होता है मरीज, एंजाइटी होती है उसको, एंशियस होता है, कई बार वो बहुत ही अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमको अपना धैर्य नहीं खोना है, हमको स्वीट होना है, लेकिन साथ में हमको फर्म भी होना है। जो चीज हम नहीं कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको बहुत स्वीटली, बहुत ही उनको उनकी भाषा में जो उनको समझ में आए उस तरह से उनको समझाना है, और ये धैर्य बना के रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये आज का हमारा ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे हम जैसे डॉक्टर प्रीति ने बोला था कि हम आपसे अभी पूछेंगे जो कि जिसका आपको जवाब देना है, और वो क्वेश्चंस हैं कि ट्राइज क्या है, व्हाट इज ट्राइज, और दूसरा क्वेश्चन है कि आप अपने स्वास्थ्य इकाई का कब कब और कितनी बार सफाई करेंगे, कब कब और कितनी बार सफाई करेंगे। तो दोनों क्वेश्चंस एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ट्राइज क्या है एंड व्हेन एंड हाउ क्लीनिंग ऑफ फैसिलिटी इज टू बी डन। इनके उत्तर आप ये दिए हुए नंबर्स जो हमने शुरू में ही बताए थे, आप चाहें तो इसकी फोटो ले लें। डॉक्टर अनीता सिंह जो है उनका 9415353588, या तो उनको, या डॉक्टर विनीता अवस्थी जो कानपुर में रहती हैं 8400576927, या हमारे जो सेफ मदरहुड कमेटी की चेयरपर्सन हैं डॉक्टर प्रीति कुमार को 8574126787 पे, या मुझको 9234601953 पे, या जो फॉक्सी की झारखंड की बहुत ही सक्रिय मेंबर हैं डॉक्टर निवेदिता दत्ता, उनको भी भेज सकते हैं आप 9835123167 पे, या इलाहाबाद के डॉक्टर मीरा लखटकिया 9335109914। तो ये नंबर्स आप प्लीज एक बार फोटो ले लें इसका या नोट कर लें, इन पे मैसेजेस भेजिएगा, और फिर से कि व्हाट इज ट्राइज एंड व्हेन एंड हाउ क्लीनिंग ऑफ फैसिलिटी इज टू बी डन। थैंक यू, सो थैंक यू सो मच। प्लीज थैंक यू डॉक्टर दिनेश जी, सॉरी, थैंक यू डॉक्टर Yes. दिनेश, बहुत आपका धन्यवाद। आपने इतने डिफिकल्ट टॉपिक को भी बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सामान्य जन की भाषा में हम सबको समझाया, जिसको हम सब लोगों ने और हमारे पैरामेडिकल के बच्चों ने आत्मसात किया। और लोगों का उत्साह का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, बहुत क्वेरीज आए हैं, लेकिन टाइम की कमी के कारण हम लोग कुछ ही क्वेश्चंस ले पा रहे हैं। तो एक बहुत ही क्वेश्चन है जो काफी लोगों ने पूछा है कि व्हाट इज ट्राइज, आप उनको थोड़ा सा एक बार बच्चों को और प्लीज क्लियर कर देंगे सर। ये तो हमारा क्वेश्चन भी है, इस पे तो इनको इनाम नहीं मिलेगा सर, समझेंगे तभी हम इसको डॉक्टर, क्योंकि हमने क्वेश्चन के रूप में रखा है, तो डॉक्टर कुणाल को हम बोलेंगे कि अगली बार इसको अच्छे से समझा दें शुरू करने के पहले। लेकिन अगर आप चाहें तो हम अभी भी बोल सकते हैं, लेकिन सर इनको थोड़ा सा शॉर्ट में क्लियर कर दीजिए। ओके, सो ट्राइज वो शुरू में ही जहां पे हम ऐसा स्थान जहां पे हम जांच करके, प्रिलिमिनरी जांच करके छांटते हैं कि ये सामान्य केस है या इसको कुछ तुरंत इमरजेंसी की जरूरत है, या इनको हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं, रेफरल की जरूरत है। इस तरीके से जब छांटते हैं तो ट्राइज 3 हो गया, जिसको रेफर करना है, जो हाई डिपेंडेंसी है का केस है, या एक जनरल केस है। जब हम ये छांटने की और एग्जामिन करके छांटते हैं, इसी को ट्राइज कहते हैं। सर एक क्वेश्चन और है जो काफी लोगों ने पूछा है कि हम लोग कोविड वार्ड को कैसे डिसइंफेक्ट करते हैं, कोविड वार्ड को का डिसइंफेक्शन कैसे करते हैं? कोविड वार्ड को भी सामान्य रूप से ही डिसइंफेक्ट करना है, जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड और ये 70% अल्कोहल से। उसके अलावा अलग से अगर
नहीं तो सोडियम ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से इसका फॉगिंग भी कई लोग करते हैं, लेकिन वायरसेस में फॉगिंग का कोई ज्यादा उपयोगिता नहीं है। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि केवल सिल्वर नाइट्रेट से उनका क्लीनिंग, स्क्रबिंग करके, प्रॉपरली क्लीनिंग करके, हर आइटम, हर बेड को, उसके मैट्रेसेस को, उसकी चादर को, उसके जो भी चीजें हैं उन सबको प्रॉपरली सिंपल 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में ही कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया था कि 60 to 90 डिग्रीज पे चादरों वगैरह को आप गर्म पानी में डाल के उसके बाद 30 मिनट के लिए 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में अगर रखते हैं तो दैट इज गुड इनफ, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जिस वार्ड में अगर कोविड वार्ड है तो वहां पे हर 2 घंटे पे, 3 घंटे पे ये काम करते रहना चाहिए। थैंक यू दिनेश जी। बहुत आपने बताया, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स आज आपने बताए, क्योंकि पूरी देर मैंने भी सुना, बहुत एक एक चीज सुनी आपकी। और मैं आपको बता दूं आज 1826 लोग जुड़े हैं हम लोगों से, पैरामेडिक्स। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जितने भी पैरामेडिक्स आज जुड़े हैं कि आप प्लीज लॉग इन करके लॉग आउट मत करिए, उसको पूरा देखिए, तभी इसका मतलब है। अगर आपका फोन नंबर लॉग इन आएगा, क्योंकि हम लोग के पास पूरी डिटेल्स आ जाती हैं कौन सा नंबर कितनी देर लॉग इन रहा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर अपने नंबर से लॉग इन कर रहे हैं या किसी फैसिलिटी के उससे एक नंबर से लॉग इन कर रहे हैं तो आप पूरी देर वेबिनार देखें जरूर, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए वेबिनार बनाया गया है, आप ही लोगों को सिखाने के लिए बनाया गया है। आज के बाद से जो लिंक आपने अभी जो यूज किया है, सेम लिंक यूज होगा आगे भी। अगले वेबिनार जो हमारे 9 वेबिनार्स बाकी हैं वो काफी प्रैक्टिकल हैं, एएनसी मैटरनल केयर से हैं और बहुत सारे क्लिनिकल सिचुएशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों को भी बोलिए वो ज्वाइन करें, अपने साथ वालों को बोलिए वो ज्वाइन करें। सेम लिंक सेव करिए। नंबर्स आपको डॉक्टर दिनेश ने बताए हैं, शायद एक बार स्लाइड फिर से रिवर्ट कर दीजिए दिनेश जी, तो नंबर्स की फोटोग्राफ्स आप ले लीजिए। इन नंबर्स पे आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। जो सबसे पहले जवाब देगा और सही जवाब देगा उसको प्राइज दिया जाएगा और उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। क्वेश्चंस मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। ट्राइज एरिया से आप क्या समझते हैं, ट्राइज एरिया से आप क्या समझते हैं, और आप किसी फैसिलिटी को कैसे और कब साफ करेंगे, कैसे और कब साफ करेंगे किसी भी फैसिलिटी को। तो हम लोग का ये ऐसा मानना है कि आप लोग को स्टेप वाइज चीजें सिखाई जाए। अभी तक, आज तक हम लोगों ने थोड़ा इन्फेक्शन प्रिवेंशन को लेके टॉपिक्स कवर करे थे। नेक्स्ट टॉपिक डॉक्टर कुणाल लेंगे, ये भी जपाइगो के सीनियर डॉक्टर हैं और ये एएनसी सर्विसेज के बारे में आपको बताएंगे। और इनिशियल मैनेजमेंट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज का मतलब कौन सी प्रेगनेंसी जटिल होती हैं जो हमारे लिए दिक्कत कर सकती हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो आप लोग जरूर लॉग इन करिए और थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश करी है, जितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है, मैंने उनसे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, उनको जवाब दिया है। जिन लोगों के पास लिंक आज का नहीं पहुंच पाया, मुझे अभी भी 2 फोन आए थे कि लिंक नहीं जुड़ पा रहे हैं हम, तो अब से ये लिंक कॉमन रहेगा। थैंक यू सो मच। हमारे सारे जितने सीनियर्स हमारे साथ आज जुड़े हैं और एबट जो हमारे प्रोग्राम को रन कर रहा है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट 6 तारीख को 3 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। आप लोग सब लोगों को मोटिवेट करिए कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।